जिसमें एक सबसे मेन जो है वो मंथ के लास्ट संडे की जो सीएमयू सबसे मेन है, जो 1932 से लगातार चलती आ रही है। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जो फाउंडेशन है वो डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने 1932 में किया था। तब से लगातार दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन इस पर लगातार काम कर रही है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने बनाई थी। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो आज दिल्ली का एक सबसे बड़ा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जाना जाता है, दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो वो भी डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर की देन है। तो जो उन्होंने होम्योपैथी के लिए इतना सब कुछ किया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको लगातार हम उसको चलाए रखें। तो आज की सीएमई में हम लोग आए हैं और कुछ सीखने के लिए, और हो सकता है कि हम लोग भी आपसे कुछ सीख जाएं। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की अगर आप लोगों ने कोई मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग एक मेंबरशिप लें। जो हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, www.dhma.in पर हमें ईमेल कर सकते हैं, delhi@gmail.com पर हमें फ़ोन कर सकते हैं 9711423617 पर, या कोई भी क्वेरी हो हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन इसी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में लगातार जो सीएमई करती आ रही है, वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का अपना एक सहयोग है। तो हमेशा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी हमारा बहुत सपोर्ट करती है, और आप सब लोगों का सपोर्ट जो है बहुत जरूरी है। तो आज की इस कड़ी में मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं अपने पैटर्न सर का, कि वो आए और डाइस पर विराजमान हो। डॉक्टर वीपी सिंह सर, सर नमस्कार। अब मैं आज के जो हमारे मेन स्पीकर हैं डॉक्टर अंकित वार्ष्णेय, मैं डॉक्टर ऋचा से अनुरोध करूंगा कि वो उनको एक्सकोर्ट करें और स्टेज तक लेकर के आएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे आज के जो सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर वाई.एन. भटनागर सर, वो अभी रास्ते में हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन कुछ कार्य जो जरूरी चीजें हैं वो हम इतनी पूरी कर लेते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे जो स्पीकर सर हैं और हमारे पैटर्न सर और मैं खुद भी एक दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर हैनीमैन सर के सामने दीप प्रज्वलन होगा। सर आइए। सर आज आपका दिन है। ले लो। इसको यहाँ जाते हैं, जैसे कोई आएगा मैं देखता हूँ। जो लोग भी आना चाहें प्लीज आ सकते हैं।
आपको सर अभी है ना अभी हो गया अभी ये वाला स्टेज स्टार्ट होने से पहले हल्का सा टेंशन हो जाएगा आपसे भी आशा की तरह अपने अकॉर्डिंग ये करने को प्लेस हो जाएगा ना। तो एजुकेशन सीरीज में हम लोग सबसे पहले हमेशा एजुकेशन पर ही काम करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित वार्ष्णेय सर, जिनको दिल्ली स्पोर्ट डॉक्टर भी कहा जाता है। ये शोल्डर, नी एंड स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट हैं सन परमानेंट हॉस्पिटल में। सर की एक खास बात मुझे जो अच्छी लगी कि मैंने सर को एक बार फ़ोन किया था कि मैंने कहा सर ऐसे हमारे पास एक CME बॉडी है, और बिना किसी डिनाई के मतलब विद इन ए सेकेंड सर ने कहा कि हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारा इनविटेशन जो है स्वीकार किया। और मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारी CME में। तो क्योंकि हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लें और आपको मौका दें कि आज हमें आप कुछ सिखा कर जाएंगे सर। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर दीपक सर, पेट्रन सर एंड सभी सीनियर एंड माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, सभी को नमस्ते मेरा। और जैसे दीपक सर ने बताया कि जब उनका फ़ोन आया था तो एजुकेशन की बात उन्होंने करी थी, और मुझे अभी पता चला कुछ देर पहले कि सर एजुकेशन में कैसे कितने फॉरवर्ड हैं इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। हर साल बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ बच्चों को एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करते हैं। हम लोग हमारे काम में भी प्रयास हमारा ऐसा रहता है कि टीचिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे यहाँ, जितने भी एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं, उन सभी के लिए हम लोग इस तरीके आउट ऑफ द वे जाकर के हम लोग एक छोटी इस तरीके की मीटिंग्स करते हैं जिनसे ऑर्थोपेडिक्स या बेसिकली स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक्स के अलावा बियॉन्ड जो प्रैक्टिकल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं वो हम लोग उनको सिखाते हैं। तो बहुत रेजोनेटिंग है। तो बहुत रेजोनेटिंग था सुन करके डॉक्टर दीपक से। मुझे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और अपना रिश्ता होम्योपैथी के साथ बताता हूँ पहले। तो मैं एक डॉक्टर फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी अब नहीं है, बट ही वाज अ पैथोलॉजिस्ट। मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे इन लॉज डॉक्टर है। मतलब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में कोर जो पढ़ाई हुई है हमेशा से वो बायोलॉजी और डॉक्टर बनने के लिए हुई है। लेकिन हम सभी डॉक्टर्स में से कोई भी जना होम्योपैथी का फिजिशियन नहीं है। लेकिन मेरे घर में जब भी कोई क्रॉनिक इलनेस होती है, हम लोग सब कुछ छोड़ के सबसे पहले हम लोग होम्योपैथी एज अ साइंस की तरफ चले जाते हैं। और जो विश्वास, जो ट्रस्ट हमारा होम्योपैथी से है, बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर्स, दैट इज बियॉन्ड आवर, मेरी तो इमेजिनेशन से बाहर है। पता नहीं कैसे हम सब इतना जुड़े हुए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी 5 साल की बेटी है, एंड उसका सर सोफार अभी एडिनॉइड्स का एक ट्रीटमेंट चल रहा है, जो दैट इज ओनली उसको जो सुकून मिला है। और उसको क्या सर, मतलब मेरे घर में जब मैं देखता हूँ उसकी दादी को या मेरी वाइफ को, उसकी मदर को जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ही उसको वो ठीक हो रही है। अदरवाइज इट बिकम्स सो डिफिकल्ट इन आवर मेन स्ट्रीम एलोपैथी जो मेडिसिन है। We don't find solutions to many illnesses and diseases where homeopathy comes rescue to all of us. So that was my relationship with homeopathy. Now I'll tell you how I became a doctor. So as I said, मेरे घर में सभी लोग डॉक्टर्स थे, एंड मुझे धक्का दिया गया था डॉक्टर बनने के लिए, although I was an average student. But जब मैं MBBS में चला गया था तो I was representing my state for football. महाराष्ट्र स्टेट को मैं फुटबॉल रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड फर्स्ट ईयर ऑफ माई MBBS
मुझे एक इंजरी हो गई थी मेरे घुटने में, तो एक लिगामेंट टियर हो गया था. दैट वाज 2005. बहुत प्रिमिटिव टाइम्स थे वो. ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रिडोमिनेटली स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था इंडिया में. एक सर्जरी होनी थी मेरे घुटने में एंड फॉर्चुनेटली आई मेट अ डॉक्टर जो नया नया सीख करके कहीं से आए थे वो स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक्स. एंड जब उन्होंने मेरा सर्जरी किया और ट्रीटमेंट किया तो जब मैं फॉलोअप पे जाता था उनके पास तो आई यूज टू सी हिज विजिटिंग कार्ड. ऐसे एकदम इंट्रूसिव जैसे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं चीज़ों से, तो मैं उनके विजिटिंग कार्ड से इंस्पायर हो गया. इट सेड स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सारे शब्द लिखे हुए थे. एंड आई वाज अ कोर स्पोर्ट्स पर्सन ऑल माई लाइफ. So then that was the day when I decided and I told my parents also, यहाँ तक तो आप लोगों ने मेरे लिए निर्णय ले लिए हैं सारे, लेकिन इसके beyond I want to be a sports orthopedic surgeon and there is no looking back from then. So finally after finishing my orthopedic surgery, conventional orthopedic surgery, मैंने कुछ future further trainings ली थी जिनसे मैं एक arthroscopy sports orthopedic surgeon बना हूँ. During the past 14 years of my life, of working life, मैंने ये नोटिस किया है, जब मैं नया नया बन करके आया था तब हमको स्पोर्ट्स इंजरीज या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई परेशानियां ऑर्थोपेडिक्स में इतनी ज़्यादा मिलती नहीं थी देखने के लिए. बट पिछले 7-8 सालों में ये ऐसा बाढ़ आ गया है ऑफ सच इंजरीज जो कि उस इंसान का खेल से कोई संबंध नहीं है. मतलब दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंजरी इज नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट. किसी टीम से नहीं खेलता ऐसा नहीं है, बट वो संडेज को खेलने चले जाते हैं या फिर वीकेंड वॉरियर्स जो होते हैं. सो इस तरीके की इंजरीज बहुत ज़्यादा आने लगी. एंड टू टेल यू द ट्रूथ, घर में रहने वाले लोग भी जो बहुत एक्टिव होते हैं वो भी इन छोटी मोटी चोटों से पीड़ित होते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एन इमर्जिंग पैंडेमिक. Every little movement in our life has a potential to give us a small or a major injury, and those injuries in our textbooks have been classified in the section of sports medicine, and that is why we call sports injuries as a rampant disease जैसे हम लोगों को देखने को मिलती है. So as I said, sports injuries is a new pandemic on rise. And why are we seeing this pandemic? हम क्यों देख रहे हैं ऐसा? There is surge in recreational fitness culture. हम सभी लोगों के अंदर जिम जाने का फितूर है, रनिंग करने का, साइकिलिंग करने का और अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने का. हमारी बॉडी रेडी भी नहीं होती है एंड इवन देन वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स टू प्ले क्रिकेट. मैं कितने पेशेंट्स को देखता हूँ इन देयर मिड 40s, लेट 40s, वो लोग कोई एक ऑफिस से क्रिकेट खेलने गए हुए होते हैं किसी टीम, मतलब अपनी कॉर्पोरेट टीम में, वहाँ उनको चोट लग जाती है. देन दे कम बैक. आई कीप टेलिंग देम कि नहीं, ये चोट ज़्यादा है, इसके लिए आपको ब्रेक लेना पड़ेगा. बट सामने से पेशेंट का एक अलग ही पर्सपेक्टिव चल रहा होता है. उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब मेरे को अपना जॉब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मुझे मेरी टीम के लिए दोबारा से खेलने जाना है. दिस इज एज इफ विराट कोहली इंडिया टीम के लिए पागलपन उसको होता है. बट दिस इज द ट्रूथ टुडे. आप इसको मिड लाइफ क्राइसिस कह लीजिए, कुछ कह लीजिए. Somewhere between 40 and 50, the population is wanting to become more fit, wanting to become more agile, and sports एक ऐसा चीज़ है जिससे उनको संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है मन को भी. And then also there comes the baggage of injuries. As I said, there are weekend warriors. ये सबसे बड़ा रिस्क होता है. सैटरडे संडे अपने बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं और बहुत अपने आप को पुश करते हैं अपनी बॉडी को, एंड देन दे लैंड अप इनटू रिस्क. पुअर ट्रेनिंग टेक्निक, ऑफ कोर्स कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं, हम लोग हम सब खेल कूद में आ जाते हैं. लैक ऑफ कंडीशनिंग, सोशल मीडिया, सॉरी फॉर दैट स्पेलिंग हुक्स, सोशल मीडिया ड्रिवन फिटनेस ट्रेंड्स. हम लोग रील स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं किसी से कि यार वो बहुत ज़्यादा फिटनेस एंथुजियास्ट है, मुझे भी कुछ करना चाहिए. एंड नॉट जस्ट 40 to 50, I see a lot of elderly population also जिनकी एज 65-70 है, but when they come to my clinic to show themselves, they look like 40, they look like 35. They are so fit in terms of their strength, their appearance, everything looks so deceiving. So as I said, aging but active population. So this is why we see a lot of sports injuries. For all of us, we all are primary health workers. हमारे किसी न किसी लेवल पे हम प्राइमरी हेल्थ वर्कर तो हैं ही. वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सी, आई कॉल माई सेल्फ अ स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन और अ स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट. बट जब मैं बैठा होता हूँ और किसी को ट्रीट कर रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहा होता हूँ, उसके पूरे परिवार को कर रहा होता हूँ. उनसे रिश्ता जुड़ रहा होता है पूरे परिवार से. एक संतुष्ट परिवार
जिनके बच्चे का मैंने इलाज किया, ऑपरेशन किया, वो खुश हो गया, सब कुछ ठीक रहा, अगर उनके 1-2 साल के बाद उनके घर में और कोई बीमारी आती है, फॉर एग्जाम्पल टचवुड ना है, किसी के घर में कैंसर आ जाए या किसी के घर में कोई और बड़ी बीमारी आ जाए, हार्ट की बीमारी आ जाए, दे लुक फॉर अ डॉक्टर दैट दे ट्रस्ट, दे वुड नॉट लुक फॉर अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर. एंड इन दैट सेंस वी ऑल आर प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स. हम सब ने अपनी ग्रेजुएशन करिए, बैचलर्स करिए, इन वॉट एवर मेडिकल फील्ड, वी आर प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स. सो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने उस परिवार को सही रास्ता दिखाऊं टुवर्ड्स अ गुड हार्ट स्पेशलिस्ट, टुवर्ड्स अ गुड कैंसर स्पेशलिस्ट, या उसको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दूं, उसको शांत करूं, उनके पैनिक को मैं सेटल करूं. ये सब काम मेरा जरूरी है. एंड दैट इज वाई इट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू नो व्हाट आर दी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो हमारे इर्द गिर्द हमको देखने को मिलेंगी. वही परिवार, उन्हीं लोगों में, वहीं से हमको क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे, आप सबको भी आने स्टार्ट होंगे कि हमारे बच्चे के घुटने में ACL टेयर हो गया है, मेनिस्कस टेयर हो गया है, हमें क्या करना चाहिए. सो नी यू विल फाइंड ACL एंड मेनिस्कस टेयर्स वेरी वेरी कॉमन. ये तो ऐसे हो गया जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है घुटने की चोट में, ये तो होता ही है. एंड वाई इट इज सो कॉमन, इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि MRI बहुत अच्छा हो गया है, डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं, अवेलेबल हो गया है, एक्सेसिबल हो गया है, चीप हो गया है, क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है. इन सब की वजह से डायग्नोसिस बहुत इजीली बन जाती है. तो ACL टेयर, मेनिस्कस इंजरी, ये शब्द बड़े कॉमनली सुनने को मिलेंगे. शोल्डर में रोटेटर कफ टेयर, इंस्टेबिलिटी, कंधे की जो मांसपेशियां होती हैं वो टूट जाना, कंधा बार बार उतर जाना, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल शोल्डर. एंकल स्प्रेन, एंकल में मोच आ जाना, ये दिस इज वेरी कॉमन. एल्बो में हम लोग सुनते हैं टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर्स एल्बो हो गया. ये सिर्फ टेनिस खेलने या गोल्फ खेलने वाले लोगों को नहीं, किसी को भी हो सकता है. घर रोजमर्रा में एक हाउसवाइफ को भी हो सकता है जिसका हाथ से कपड़े निचोड़ने का काम है, आटा गूंदने का काम है, उनको भी टेनिस एल्बो हो सकता है. एंड दैट इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स इंजरी, इट इज नॉट अ नॉर्मल इंजरी. सो राइट डिसीजन एट द फर्स्ट टाइम विल ऑलवेज गिव यू अ बेटर आउटकम फॉर लाइफ. सो डायग्नोसिस मेकिंग इज एसेंशियल एंड दैट इज व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज कंडीशंस. थोड़ा और अगर डिटेल में आप जाएंगे तो आप समझेंगे कि जो पेशेंट और उसका परिवार आपको मैकेनिज्म भी समझाना शुरू कर देगा कि मुझको चोट कैसे लगी. सो किस तरीके से स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, या तो ओवर यूज से हो सकती है, जरूरत से ज्यादा अगर हम अपने किसी शरीर के अंग से काम करना शुरू कर लें जितना ईश्वर ने नहीं उसको कंडीशन करके दिया है, तो चोट लग जाएगी. सिंपल बेसिक मैकेनिक्स है. गाड़ी को ज्यादा यूज करेंगे तो गाड़ी भी परेशान हो जाएगी. टेंडिनाइटिस, ओवर यूज सिंड्रोम्स, ये सारे शब्द आपको MRIs में लिखे हुए मिलेंगे, या अपनी डायग्नोसिस में भी आप देखेंगे. रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, एंकल टेंडिनाइटिस, एल्बो टेंडिनाइटिस. चोट लग जाए, अगर ट्रॉमा हो जाए तो स्प्रेन्स, लिगामेंट टेयर्स, ये एक्यूट इंजरीज होती हैं. पुअर टेक्निक, कोई जना नया टेनिस खेलना स्टार्ट करता है, उसको सही तरीके से फॉलो थ्रू शॉट्स लेने नहीं आते हैं तो उसके शोल्डर में टेंडिनाइटिस होने लग जाती है. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, पुअर टेक्निक. वीकनेस एंड इम्बैलेंस, कभी कभी सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़रूरी जो हमारे भाग हैं शरीर के, वो उनके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं होती है. बहुत कॉमन एग्जांपल है 35-36 साल के लोग, जिन लोगों की IT जॉब है, जो दिन भर डेस्क पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर्स में देखते रहते हैं, उनकी कमर ऐसे हम लोग स्लाउच हो जाते हैं. वो क्या बता रहा है कि हमारी कमर की मसल्स और बोन्स इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि हमें वो हमारे ही बॉडी लोड ना उठा पाए 8 घंटे अगर बैठना हो तो. So that is weakness. अल्टीमेटली इम्बैलेंस होना स्टार्ट होता है और छोटी मोटी चोटें आनी स्टार्ट हो जाती हैं. सो स्पोर्ट्स इंजरीज, जैसे मैंने आपको बताया, या तो ओवर यूज इंजरीज होती हैं या एक्यूट इंजरीज होती हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में किस तरीके की इंजरीज हमको देखने को मिलेंगी. ये तो वो लोग थे जो जिनके घरों में वो लोग स्पोर्ट्स एज अ हॉबी करते हैं, या मेरे पास प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स बहुत आते हैं एंड विद वेरी वेरी नास्टी इंजरीज. बहुत ऐसी चोटें जो हमने कभी सोची भी नहीं होती हैं और जो किताबों में लिखी भी नहीं होती हैं फॉर दैट मैटर. सो शोल्डर डिसलोकेशन अगर देखें तो कोई गेम खेलता हुआ शोल्डर डिसलोकेशन ऐसा होगा अगर आपके कभी सामने आए इस तरीके की पोजीशन जहां पे खिलाड़ी ने अपने आप को ऐसे पकड़ लिया है, देयर आर हाई चांसेस कि शोल्डर डिसलोकेट हो जाए. उस फुटबॉलर को देखेंगे तो उस फुटबॉलर को देखेंगे तो उसको फ्रैक्चर हो गया है. फुटबॉल जैसे गेम में सोचिए एक स्ट्रांग फुटबॉलर की दोनों हड्डियां टूट जाए, टिबिया और फिबुला टूट जाए, दैट टेल्स अस द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज डिसिपेटेड. ये देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा क्रिकेट जैसे गेम में इस तरीके से अनिल कुंबले को एक जॉ फ्रैक्चर करके उसको स्ट्रैप करके अपना स्पेल डालना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल एक्यूट इंजरीज, एक बार में तुरंत चोट लग जाना.
आम जिंदगी में सेम तरीके की चोटें कैसे लग सकती हैं? हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं, हम हाथ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड हो रहा है और हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट्स हैं, दोनों फीमेल हैं। बोथ ऑफ देम recently married, probably 1 week, 10 days, 15 days into her marriage. अपने नए घर में वो गई हैं। एक का तो मैं आपको बताता हूँ, वो शी टोल्ड मी कि मैं चाय बना रही थी, आई वॉज मेकिंग टी फॉर पीपल एट होम, एंड किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी एंड आई जस्ट टर्न बैक। मैं उल्टी घूमी हूँ, मेरे पैर वहीं थे, मेरा शरीर उल्टा घूमा है देखने के लिए कौन बुला रहा है, एंड हर पेटेला गॉट डिसलोकेटेड। सो हमारी आगे जो पेटेला जो बोन होती है नी के आगे, वो डिसलोकेट होकर के बाहर चली गई। So that is again also a acute sports injury in a non-sporting individual, जिसने कभी जीवन में स्पोर्ट्स नाम की कभी चीज़ सोची भी नहीं है। So रोज़मर्रा के जीवन में इस तरीके के फॉल से हमें हो सकती है। So क्या जॉइंट डिसलोकेशंस, लिगामेंट इंजरीज, कार्टिलेज इंजरीज, कार्टिलेज शब्द हम बड़ा कॉमनली सुनते आते हैं, मसल टेंडन इंजरीज, जो शोल्डर, थाई, काफ एटसेट्रा एंड फ्रैक्चर्स। अभी ओवर यूज इंजरीज क्या हो सकती हैं? आईटी वाले लोग या हम डॉक्टर्स भी अगर दिन भर हम लोग माउस पे लगे रहते हैं तो हमारे रिस्ट के जो लिगामेंट्स हैं उनमें चोट हो सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट है टीएफसीसी, ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज, वो इंजर हो सकता है। शोल्डर के अंदर ओवर यूज इंजरीज बहुत हो सकती हैं। किसी का अगर शोल्डर का काम बहुत रेगुलर हो, जिसमें हाथ को ऊपर उठाने का काम हो, ऊपर ये वाला काम करते रहता हो, पूरा पूरा दिन करता है, तो शोल्डर में टेंडनाइटिस हो सकती है। मेडिसिन में रेडियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा शोल्डर टेंडनाइटिस होता है। अगर आप देखेंगे कुछ रेडियोलॉजिस्ट को अपना प्रोब को अल्ट्रासाउंड करने के लिए ऐसे करते हैं स्टार्टिंग में, जब वो स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे करके उनका वो अपनी सेटिंग पोजीशनिंग ऐसे बना लेते हैं कि उनको ऐसे उठाना भी ना पड़े। एवरी रेडियोलॉजिस्ट आप जिससे भी मिलेंगे जो एक्टिव प्रैक्टिस में है, उसको या तो कलाई में दर्द होगा या कंधे में दर्द होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशनल हैजार्ड, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स इंजरी। So as primary health workers, we all should know what are the red flag signs जहाँ पर ये प्रॉब्लम अब छोटी मोटी नहीं रही है, सेल्फ रिजॉल्विंग नहीं है, एंड वी नीड अ स्पेशलिस्ट इंटरवेंशन। परसिस्टेंट पेन विच इज मोर देन 2 to 3 weeks। ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया हमारे शरीर में दैट कोई भी सिम्टम हो, अगर वो एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड से नीचे हो, दैट हैज अ पोटेंशियल टू सेल्फ रिजॉल्व। अपने आप ही वो होम्योस्टैसिस मेंटेन होगा उस पर्टिकुलर रीजन का, और वो सिम्टम खत्म हो जाएगा 2 से 3 हफ्ते में। अगर उसके बियॉन्ड जा रहा है, देन इट इज पैथोलॉजी, इट इज नॉट फिजियोलॉजी। इफ देर इज परसिस्टेंट पेन विच इज मोर देन 2 to 3 weeks, और देर इज इंस्टेबिलिटी और गिविंग वे, झटका खाना, मटक जाना, ये सब शब्द हैं हमारे इस उत्तर भारत के लोगों के पेशेंट्स जो आते हैं, जो बोलते हैं मेरा घुटना मटक जाता है, मेरा कंधा झटका खा जाता है, लॉकिंग ऑफ अ जॉइंट, घुटना अटक जाए, कंधा अटक जाए, सिग्निफिकेंट स्वेलिंग, अगर सूजन जरूरत से ज्यादा दिख रही है तो दैट इज अ रेड फ्लैग साइन। Loss of strength and function. Of course, if that part is injured so bad, it will lose strength and function. Though these are the signs that we should not be ignoring at all. Now, role of non-surgical management. I'll be very honest with you, about 90% of the domain that I look at, sports medicine, sports injuries, 90% of my patients can be treated conservatively, where primary health workers and entire, all medical facilities will be able to manage these injuries without a surgical intervention or without a specialist's intervention. करना क्या है? ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, 2 से 3 हफ्ते होम्योस्टैसिस मेंटेन होगा, शरीर अपना ये सब कुछ करेगा अपने आप, द बैलेंस इज गोइंग टू बिकम बाय इट्स ओन, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आवर जॉब इज टू सपोर्ट दैट पेशेंट फॉर दोज 2 to 3 weeks. So pain control, of course we all know how to control pain. Inflammation modulation कैसे करना है, we all know. रिहेबिलिटेशन सपोर्ट, पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है, एंड कॉम्प्लायंस को सेट करना है, पेशेंट को समझाना है कि कैसे कॉम्प्लायंट रहना है फॉर द फर्स्ट 2 to 3, 4 weeks. 90% of our problems are going to be okay with non-surgical management. Early stage minor injuries can be managed conservatively, but correct diagnosis, day 1 diagnosis पता होना चाहिए कि what are we treating. We should not be only treating symptoms. So diagnosis should be correct. Once we know what the diagnosis is, then we should start treating the symptoms. When it comes to surgical treatment, or a treatment which cannot be dealt with only with conservative,
उसमें हमको एनाटमी को रिस्टोर करना है, हमको फंक्शन को रिस्टोर करना है, बायोमैकेनिक्स को रिस्टोर करना है एंड रिटर्न टू स्पोर्ट प्री इंजरी लेवल पे पेशेंट को वापस भेजना है. दीज आर प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो इन आवर प्रैक्टिस. बेसिक ये सिद्धांतों को अगर हम लोग फॉलो करेंगे एज अ सर्जन, वी विल बी एबल टू पुट द पेशेंट बैक टू हिज प्रीवियस लाइफ, अ वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड पेशेंट. सो व्हेन डज सर्जरी बिकम नेसेसरी? जरूरी कब है? जब आपको ये पता चल जाए डायग्नोसिस में दैट द पेशेंट हैज अ कंप्लीट लिगामेंट टियर, ACL tear, PCL tear, MCL tear. If these ligaments are completely torn, grade 3 full thickness, ये सब शब्द हमको देखने को मिलते हैं, then ये इंजरी बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती है अगर पेशेंट को उतना ही लेवल ऑफ नॉर्मल लाइफ या स्पोर्ट्स में वापस जाना है, तो देन नीड्स अ सर्जरी. शोल्डर में अगर हमारे कंधे में रोटेटर कफ टीयर हो जाए, ऑपरेशन की जरूरत है. ये इतना क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी इतनी मतलब नहीं है दैट इफ अ पेशेंट, एक्टिव पेशेंट 60, 62, 63 साल की महिला अगर उनको कंप्लीट रोटेटर कफ टीयर है, वो ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है और किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता है. रिकरेंट इंस्टेबिलिटी, कंधा बार बार उतरने लग जाए, अगर उस पेशेंट को उसको स्टेबलाइज करना है तो सर्जरी की जरूरत है. बिना सर्जरी के वो उतरने के उसमें पूरे चांसेस है, कभी भी उतर सकता है. मैकेनिकल सिम्टम्स मतलब कोई चीज अटक जाए, फंस जाए, चुभ जाए, अगर इस तरीके के सिम्टम्स कोई पेशेंट देता है घुटने में, एंकल में, कंधे में, कहीं पर भी, दैट टेल्स अस दैट देयर इज अ लूज बॉडी इनसाइड, या कोई चीज कार्टिलेज टूट करके गिर गया, उसको बाहर आना है. सो दैट मीन्स पेशेंट रिक्वायर्स सर्जरी. सो ग्रॉसली इन सभी इंडिकेशंस से हमारे सारा स्पोर्ट्स इंजरीज का सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग कवर कर सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो हमारा टूल है सर्जरी करने का. द एसेंस ऑफ अ सर्जरी इन अ स्पोर्ट्स केस इज टू गिव द पेशेंट क्विकेस्ट पॉसिबल रिकवरी. क्विकेस्ट पॉसिबल, आई एम सेइंग एज अर्ली एज फास्ट एज पॉसिबल. अभी वो सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट कैसे हो सकती है? ऑफ कोर्स सर्जरी ठीक होना जरूरी है, रिहेबिलिटेशन ठीक होना जरूरी है, पेशेंट का पॉजिटिव आउटलुक होना जरूरी है, वो सारी चीजें जरूरी है. लेकिन कन्वेंशनल तरीके सर्जरी के जो ओपन सर्जरीज होती थी, जो आज से 10-15 साल पहले तक हुआ करती थी, उनके अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव फाइब्रोसिस, स्कारिंग, इन सब चीजों की वजह से सिग्निफिकेंट टाइम लगता था टू कम बैक टू इवन नॉर्मलसी. फॉरगेट अबाउट गेटिंग बैक टू देयर स्पोर्ट, टू गेट टू अ नॉर्मल लाइफ ऑल्सो इट यूज्ड टू टेक अ लॉन्ग टाइम. द रेवोल्यूशन इज आर्थ्रोस्कोपी. जैसे एब्डोमेन सर्जरीज के लिए लैप्रोस्कोपी होता है, गाइनी सर्जरीज के लिए लैप्रोस्कोपी होता है, ऐसे ही वी कैन यूज अ 4 millimeter डायमीटर, जस्ट अ 4 millimeter डायमीटर टेलीस्कोप with which we can enter any joint in the body, even if it is wrist, knee, ankle, hip, shoulder, whichever joint it is, we can go in and about 90% of the problems can be solved. I'm saying 90%, still there would be about 10% surgeries or cases where arthroscopy may not be useful. So this has been one of the biggest revolutions. Every time if somebody asks me, आप मुझे 2 चीजें बता दीजिए जिसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट करा है आपकी स्पेशलिटी में पिछले 20 सालों में, 15 सालों में. फर्स्ट थिंग इज MRI, डायग्नोस्टिक्स. अगर वो ही नहीं होता, we would not have been wiser to know what is the problem with the patient, and there would not have been any science or technology evolved to treat that issue. So MRI is something, and ultrasound of course. These 2 investigations have changed the entire domain, entire paradigm. And the next is arthroscopy. I can tell you very, very, candidly, arthroscopic surgeries compared to conventional surgeries have given a massive transition into post-operative recovery. And I can tell you, I have, operated on my mother's shoulder myself. मेरी अपनी माँ का ऑपरेशन मैंने खुद किया है, उनके कंधे का, रोटेटर कफ टीयर का, and I have seen a patient recovering first hand live at my house. The amount of comfort, convenience, easy recovery that she had, only then that was precisely because there was no blood loss, there is no किसी और टिश्यू को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज हम लोग टेलीस्कोप से जा रहे हैं, डायरेक्टली उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे सर्जरी होनी होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम है. सो व्हाट इज आर्थ्रोस्कोपी? एज आई सेड, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यूजिंग स्मॉल कैमरा. बहुत पतला एक लेंस होता है 4 millimeter डायमीटर्स का, परफॉर्म थ्रू अ स्मॉल, एक टाँका जितना कट होता है स्किन के ऊपर, दैट्स ऑल. And allows diagnosis, treatment simultaneously. As I said, ACL reconstruction, meniscus surgeries, rotator cuff, shoulder instability, cartilage procedures, these are the workhorse of arthroscopic procedures. Benefits, as I said, smaller incisions, faster recovery, early return to activity. Now,
फॉर ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स स्पोर्ट्स इंजरी अगर हमारे सबके सामने आता है तो हाउ वी शुड बी एबल टू उसको डील हमें कैसे करना है. सो इफ द पेशेंट प्रेजेंट्स यू विद पेन in knee, shoulder, ankle or elbow after a sports or any exercise or any छोटा मोटा किसी भी चोट की वजह से, we have to ask 3 questions. 1, is the pain sudden or gradual in onset? If there is a swelling associated with the injury or if there is any instability in that joint. Answers 2 तरीके हो सकते हैं. एक, लो रिस्क पेशेंट्स होंगे या फिर एक रेड फ्लैग पेशेंट होगा. लो रिस्क पेशेंट वो होगा जो इन सवालों के जवाब में हमको बताए कि माइल्ड पेन है, नो इंस्टेबिलिटी है और पूरी चाल अभी भी इंटैक्ट है. दिस इज अ वेरी वेरी लो रिस्क पेशेंट. 2-3 हफ्ते में पेशेंट अपने आप सेटल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है. नो रेफरल्स, पेशेंट डज नॉट नीड टू गो एनीवेयर, हमारे अपने पास रह सकते हैं और उनको बेसिक इन्फ्लेमेशन, पेन, इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर्स, इन सब चीज़ों से पेशेंट अपने आप सेटल हो जाएगा. रेड फ्लैग, इफ द पेशेंट सेज हाँ मुझे झटका आता है, मेरा घुटना लूज है, मेरा एंकल लूज है. इफ द पेशेंट सेज कि मैं जब चाल करता हूँ, अपना घुटना चलाता हूँ, उसमें कुछ अटक जाता है, इफ देयर इज लॉकिंग, that is a red flag. If there's swelling that we can see, again red flag. If the pain has persisted for beyond 3 weeks, then there is something wrong. It's pathologic. We have to refer the patient to a sports injury specialist, and that's how we can guarantee favorable outcomes. So this was all that I had to impart in terms of what I do, why I do, and how we can be wiser in terms of helping our patients. Now I'll show you a few interesting patients who've come all this way in my 14 years of practice and have taken treatment for me. We all know this girl. एक मूवी इनके ऊपर बनी थी. कई सालों तक इनका ऑपरेशन करने के बाद I did not have the rights to even disclose that I have done a surgery on this girl. This was only after she retired and she stopped playing her sport. She gave me a consent कि मैं अब बता सकता हूँ that I have operated on this girl. She is Geeta Fogart. We all know her as the Dangal girl. इनकी नी सर्जरी हमने करी थी, ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करी थी. टेकिंग केयर ऑफ द सेम प्रिंसिपल्स, वही सेम सिद्धांतों को हमने अपनाया था. आर्थ्रोस्कोपी, एनाटमी, फंक्शनल आउटकम, बायोमैकेनिक्स, रिहेबिलिटेशन, एवरीथिंग वाज डन just by the book, and she was able to play at a competitive level. Asian Games इस सर्जरी के बाद वो खेली थी. We all know this girl. In 2016 ब्राज़ील ओलंपिक्स में ये अपने फर्स्ट राउंड के मैच से ही बाहर हो गई थी. She had a small little fracture in the front of her knee. She had to be flown down to Bombay when मैं वहाँ पे था at that point of time, and we did a surgery on her. And in a matter of 6 weeks she was able to get back to her sport. At least she was at 6th week she was able to train for competitive badminton. We all know this girl, Sakshi Malik. Again, she's the only Olympic wrestling medalist for the country. She won bronze medal in 2016 Olympics. She had 2 injuries, one in her shoulder and one in her knee, both of them treated. And of course today she doesn't play competitive wrestling, but she is a torchbearer for female athletes in our country, and she's doing an exceptional job. Similarly, Pooja Dhanda, she was Commonwealth Games 2018 medalist, again 2 surgeries in her body. Of course now is not playing. Rohit is the only boxer who has won Commonwealth Games medal for the country in 57 kg. Rohit Tokas, ये दिल्ली से ये लड़का. Again now he's trying to get back to his boxing, but it's what I feel is it's precisely his age that is not allowing him to get back to that level of resilience and agility. Pawan is, इनका नाम पवन शेरावत है, and he has been in the Indian कबड्डी टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में पार्टिसिपेट किया था, एशियन गेम्स जीता था. He is one of the costliest and most expensive kabaddi raiders in terms of pro kabaddi league at this point of time. Has got 1 knee surgery. His right knee has been operated for ACL reconstruction. So these are some of those patients who give me more confidence day after day, months after months, that whatever we are doing in terms of managing our sports injuries and patients, we are doing right. We are able to get back, help them to get back to sporting abilities very fast.
So, in a nutshell, take-home points from today are that we need to work on early diagnosis, and that's the key. Timely evaluation prevents progression to chronic conditions. Basic management principles are rest, modification of activity, and to follow the patient with a good rehabilitative plan. As I said, about 3/4 of such patients will get treated by themselves. Look for red flag signs, as I explained. Be proactive about signs needing specialist assessment, and consult a specialist as soon as you feel it is important. Thank you very much. So if there are any questions, if there's anything that anybody wants to share, ask. सर मेरा एक सवाल है, जी सर. ये आपने एक यंग लेडी चाय बना रही थी, उसने टर्न किया, पटेला बोन डिसलोकेट हो गया, तो उसमें क्या रीजन रहा होगा सर? जी, सो बहुत अच्छा सवाल है सर. इसके सिर्फ और सिर्फ 2 कारण हैं सर. पहला कारण ये है कि हम लोग जो बेसिक ज़रूरत है शरीर को एक्टिविटी करने की, जो फिट रहने की एक बेसिक ज़रूरत है, वो हम कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, जिनको हम सीडेंट्री लाइफस्टाइलर्स बोलते हैं. खास तौर पर कुछ महिलाएं होती हैं जिनको मौके नहीं मिलते हैं बाहर निकलने के या खेल करने के या एक्टिव रहने के. तो हमारी पेटेला को कंट्रोल करने के जो मसल्स होती हैं वो उतनी भी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो रोज़मर्रा के फोर्सेस को झेल पाएं. सर ओवरवेट भी हो सकती है? ऑफ कोर्स सर, ओवरवेट होता है तो फैट और मसल मास का जो इम्बैलेंस होने लग जाता है. फैट ज़्यादा होता है, मसल मास कम होता है, तो मसल इनेबिलिटी होती है बोन को कंट्रोल करने के लिए. और कभी कभी दुर्भाग्य से या भाग्य से हम सबको हमारे शरीर में कुछ चेंजेस मिलते हैं जिनको डेवलपमेंटल एनोमली बोलते हैं. उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो एज अ गिफ्ट हमको मिलते हैं. सो पेटेला डिसलोकेट उस महिला का इन तीन कारणों से हुए. ऑफकोर्स सर वो हैवी वेट थी ज़रूर, मुझे याद है. उनकी मसल्स बहुत वीक थी, अनटोन्ड थी, और थोड़ा बहुत उनको डेवलपमेंटल एनोमली भी थी. तो ये कारण रहे. तो ये खाने पीने का जो है, खाने पीने का हमारे डाइट में आज जी जो हमें लेना चाहिए वो नहीं लेते. जी बिल्कुल. सो ये तो सर एक पूरी कड़ी है. अल्टीमेटली हमारी जो मसल यूनिट है उसको मजबूत होना है और उसको फ्लेक्सिबल होना है. मजबूत होने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए. इतना ही जगह है हमारे हर मसल के सेल में जहां पर सब कुछ आ सकता है. फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इतनी ही जगह है. अगर हम लोग फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने लग जाएंगे तो प्रोटीन की आने की जगह ही कम हो जाएगी. सो वो मिलेगा ही नहीं. सो ऑफकोर्स न्यूट्रिशन नहीं ठीक रहेगा तो ओबेसिटी होगी, मसल डेवलप नहीं होगी, और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है. इन आवर 3rd डिकेड प्रिसाइजली हम लोग देखते हैं 30s में ये वाली प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं. जी सर. कोई लिमिटेशन नहीं है? जैसे जी 57 इयर्स की एक लेडी है, जी हैविंग सम मेनिस्कल टीयर भी जी लग रहा है, ACL टीयर भी लग रहा है, बट आर्थराइटिस भी लग रहा है, जी तो क्या उसमें कोई लिमिटेशन है कि इस एज के बाद में ज्यादा रिकवरी इज नॉट गुड? जी. तो ये सवाल आर्थ्रोस्कोपी के लिए नहीं है. ये सवाल है 57 ईयर ओल्ड महिला जिनको घुटने के अंदर आर्थराइटिस हो गया है, और आर्थराइटिस के साथ साथ मेनिस्कल टियर है, कार्टिलेज इंजरी है. क्या हम ऑपरेशन, सवाल ये है कि क्या हम कोई भी ऑपरेशन करके इनके घुटने के दर्द को आराम दे सकते हैं? तो जवाब है नहीं. अगर हमने आर्थराइटिक नी में मेनिस्कस टियर का ऑपरेशन कर दिया या कार्टिलेज का ऑपरेशन कर दिया, तो क्योंकि आर्थराइटिस तो पहले से है ही, पेशेंट विल नॉट बी हैप्पी, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं होंगे. एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हेन वी से कि इस पेशेंट में आर्थ्रोस्कोपी क्या किसी भी ऑपरेशन का कोई लाभ नहीं है. अल्टीमेटली थोड़ा वेट करके जब एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, नी रिप्लेसमेंट बिकम्स द आंसर टू द क्वेश्चन. बट यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you for hosting me. कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज के जो हमारे सेकंड स्पीकर हैं, मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक दुग्गल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के सेकंड स्पीकर डॉक्टर वाइन भटनागर, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं DHM के, उनको स्टेज तक लेकर के आएं. बहुत बहुत स्वागत है सर.
सुशील सुशील को बुला के लाओ। देखिए अभी बात हो रही थी दर्द की, तो दर्द तो रुला ही देता है, चाहे वो फिजिकल पेन हो चाहे वो मेंटली पेन हो। तो जब किसी को दर्द होता है तो बस उसको एक ही इलाज सोचता है कि कैसे भी करके दर्द कम हो जाए। और यहाँ तो बात हो रही है आज पूरे स्पोर्ट्स इंजरी की, और सर हमारे साथ में है और इन्होंने जो अभी एक बात बताई कि ये खुद एक स्पोर्ट पर्सन थे और उनके अपने एक नी में टीयर हुआ, जिसके वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरे को स्पोर्ट इंजरी में जाना है। ये एक सबसे डीप थॉट है। अगर कोई मन से डॉक्टर बनता है ना, या किसी एक स्पेशलिटी के लिए डॉक्टर बनता है, तो उनकी जो थीम है वो अलग ही हो जाती है। तो इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन को इन्होंने जो ट्रीट किया है वो ये सोच करके किया होगा कि यार इनके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनको वो एहसास है कि जब उनको नी इंजरी हुई तो वो शायद खेलने में असमर्थ रहे होंगे, या क्या उन्होंने सोचा होगा। तो जब भी कभी दर्द होता है तो हमेशा एक ही चीज चाहिए, वो है इलाज। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरे खुद के एक बार लेफ्ट एल्बो में पेन हुआ। मैंने बहुत सारे, क्योंकि डॉक्टर हैं तो डायग्नोसिस तो बहुत जल्दी जल्दी बना लेते, तो मैंने सोचा यार कहीं टेनिस एल्बो वाली बात कहीं तो नहीं आ गई है। तो मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे कंसल्ट किया, एक डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। उन्होंने कहा हाँ भाई टेनिस एल्बो है, इसकी थोड़ी फिजियोथेरेपी करते हैं, कुछ मेडिकेशन देते हैं। लेकिन पढ़ाई कहाँ तक जरूरी है, तो एक सर प्रोफेसर है डॉक्टर R.K. अग्रवाल, वो इस समय डीन है मथुरा के मेडिकल कॉलेज के। तो वो मेरे बहुत वेल नोन ऑर्थोपेडिशियन है, जो उन्होंने मुझे ऑर्थोपेडिक्स पढ़ाई है। तो मैंने सर से बात करी, तो उन्होंने, सर ने कहा कि पिछले 6 महीने में चेंजेस क्या हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे ऐसे कोहनी पे हाथ रख करके बैठ रहा है, बस ये बताओ। तो मुझे याद आया कि मैंने एक नई गाड़ी ली थी जिसका हैंड रेस्ट था, तो मैं उस नी को सिर्फ वहां रख करके और एक सिंगल हाथ से ड्राइव कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई दवाई नहीं लेनी, सिर्फ वो हैबिट बदलनी है। तो जैसे सर ने बताया कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट था, तो एजुकेशन का फायदा यही होता है कि हमें एक एक छोटी छोटी चीज का पता लगता चला जाता है। तो आज भी हम यहाँ पर हैं छोटी छोटी सी इन बातों को सीखने के लिए। सब लोग आए हुए हैं, सारे सीनियर सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं। अब क्योंकि हम लोग होम्योपैथी की बात करते हैं, तो होम्योपैथी को चलाने के लिए हमने दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का साथ लिया है। आप सब लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अभी क्या एक्टिविटी कर रही है मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। जो लोग मेंबर हैं यहाँ पर, वो ऑलरेडी हमारे एक मेंबर ग्रुप है DHMA का, अगर उसमें है तो हम लोग एक पोल चलाते हैं डेली। इस पोल में हम लोग एक क्लिनिकल सवाल पूछते हैं, ज्यादातर मैं ही पूछता हूं, और उसके हम लोग डिस्कशन करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं। वेबसाइट पे भी बहुत सारी एक्टिविटी है। एक हमारा डॉक्टर हैनीमैन सर को एक डेडिकेटेड एक संदेश है, द हैनीमैनियन होम्योपैथिक संदेश, जो हम अप्रैल और नवंबर के अंदर हम लोग पब्लिश करते हैं। 2 इशू आते हैं, इसको हम लोग पीयर रिव्यूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी टीम उस पर लगी हुई है। डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर उसामा, आकाश, ये सब लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और इसमें अगर आप कोई आर्टिकल देना चाहते हैं या कोई भी ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं dhmadelhi@gmail.com पर, या हमारा संदेश का एक अलग से पोर्टल है जो DHMA की वेबसाइट पे लिंक है, आप वहां पे सीधे अपलोड कर सकते हैं। मेंबरशिप के लिए हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो प्राइमरी मेंबर की हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो लवर हैं होम्योपैथी के, या डॉक्टर नहीं है, फार्मेसी से रिलेटेड हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ होम्योपैथी की मेंबरशिप लेना चाहता है, उनके लिए एसोसिएट मेंबरशिप है और स्टूडेंट मेंबरशिप है। ये सबसे प्राइमरी मेंबरशिप्स हैं। एक लाइफ मेंबरशिप है, जो लाइफ मेंबरशिप है वो सिर्फ प्राइमरी मेंबर्स के लिए है, मतलब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। ये आप वेबसाइट पर सारी डिटेल देख सकते हैं। एक अभी जब पेन की बात हो रही थी, तो एक पेन और है जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो रिलेटेड है PTSD से। मतलब बहुत सारे लोगों को आज पेन तो हो रहा है, पर ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है। जैसा कि अभी सर ने क्वेश्चन पूछ लिया सर से कि जो केस था जिसमें वो टर्न हुई और उसका पटेला जो है वो हर्ट हो गया, ऐसा पता नहीं हो सकता है वो कई बार टर्न हुई हो सकता है इसके साथ और भी कोई एक्टिविटी हुई, लेकिन पटेला टर्न सिर्फ उसी समय पे हुआ। यहाँ पे एक स्ट्रेस फैक्टर भी काम करता है, इसके लिए होम्योपैथी बहुत फेमस है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वाइन भटनागर सर, जो हमें होम्योपैथी के बारे में इनपुट देंगे कि स्पोर्ट इंजरी में होम्योपैथी कैसे अपना योगदान दे सकती है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार।
स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में डॉक्टर वार्ष्णेय ने तो बहुत अच्छा समझाया ही है, तो मैं अब बात करूंगा खाली होम्योपैथी से रिलेटेड कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इससे पहले मैं डॉक्टर दीपक शर्मा को बहुत मुबारकबाद भी दूंगा कि एक जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर्स का ग्रुप है, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी एक शुरुआत करी है उसके अंदर, जो बहुत प्रैक्टिकल एक गूगल फॉर्म निकालकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, और रोज एक उसका सवाल करा जाता है और फिर उसका एक आंसर दिया जाता है। वो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है और बहुत प्रैक्टिकल है। तो जो मेंबर हैं हमारे वो तो उसका फायदा उठा ही रहे हैं, जो नहीं है वो बने और उसका फायदा उठाएं। वो बहुत आपके आगे की पढ़ाई में, आगे की प्रैक्टिकल आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करती है। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, वो बहुत अच्छी शुरुआत है। चलिए, जैसे डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताया कि उनका होम्योपैथी से कैसे सामना हुआ या क्या जरूरत पड़ी, सेम स्पोर्ट्स से भी एक स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोपेडिक्स में। मुझे कैसे पता चला, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। माई सन इज अभी वो बैडमिंटन कम खेलता है, बट एट द एज ऑफ 7 उसने स्टार्ट करा था और बड़ा अच्छे लेवल पे, स्टेट लेवल पर उसने बैडमिंटन खेला। एट द एज ऑफ 9 जब वो प्रैक्टिस करने के लिए जाता था तो उसके लेफ्ट फुट के 3rd फिंगर के अंदर उसको पेन होने लगा, और पेन भी इतना ज्यादा कि वो मेरे से कहता था आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह दबा दो, आप इसको किसी भी तरह से दबा दो। और बट खेलने जाना उसको रेगुलर होता था, उसको अपनी एकेडमी में, स्पोर्ट्स एकेडमी में रोज जाना होता था खेलने के लिए, और 4-4, 5-5 घंटे वहां प्रैक्टिस चलती थी। और वो पेन आई हैव बीन टू, मैं जिनके साथ प्रैक्टिस करता हूं, डॉक्टर मोहित जिंदल, ही इज ऑर्थोपेडिशियन, उनको दिखाया, अपने आसपास में और भी ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाया, वो पेन नहीं बेटर हुआ। MRI भी हुआ और उसके अंदर भी आया कि हल्का सा फ्लूइड है, जॉइंट इन्फ्लेम्ड है, सब कुछ करा लिया, बट वो नहीं ठीक हुआ। देन अल्टीमेटली वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि एक सफदरजंग में स्पोर्ट्स इंजरी का सेंटर है, वहां के डॉक्टर साहब हैं, वो वसुंधरा में बैठते हैं, वैशाली में बैठते हैं, तुम एक बार उनसे राय लो। मैंने कहा यार ये कौन से स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलाइज्ड हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो कर आए, बाहर से कर आए, आप उनसे एक बार उनकी राय लो। चलो मैं उनके पास भी लेके जाता हूँ। मैं उसको उनके पास में लेके गया अपने चैम्बर में, उन्होंने उसको पूरा बताया। उन्होंने कहा इसका शूज कहाँ है? सबसे पहला सवाल था इसका शूज कहाँ है? मैंने कहा डॉक्टर साहब गाड़ी में होगा, अभी एकेडमी से ही ला रहा हूं मैं इसको, क्या लेकर आऊं? उसका शूज मैं लेके गया। उन्होंने शूज देखते ही बताया कि इसको प्रॉक्सिमल फैलेंक्स और जो मेटाटार्सल, 3rd इसका मेटाटार्सल है, उसके बीच में एक गैप है, और वो नेचुरल है इसके, वो बचपन से इसके एक वो गैप है, और वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा होने की वजह से जब ये बैडमिंटन के फुट जब आगे ये प्रेस करता है शॉट लेने के लिए, तो वहां पर एक लगातार इसको इंजरी हो रही है, एंड देयरफॉर देयर इज अ पेन। मैंने कहा ये क्या करना होगा? उन्होंने कहा इसके लिए बस एक मेटाटार्सल बार आपको लगवानी होगी, बनवानी होगी, और आपको विमेंस में उस टाइम पर था एक डॉक्टर सक्सेना का, और मैं उसको वहां लेके गया। वहां पर उन्होंने स्पेशलाइज उसके लिए एक पतावे बनवाए, 2 स्पेशल, और उसके बाद से वो पेन उसका ठीक होने लग गया। दैट वॉज अ सिंपल, वो एक खाली उनका एक पकड़ना था कि इसको इस वजह से इसको पेन है, और वो ठीक हो गया। और तब से ही इज इन कॉन्टैक्ट टच विद दैट डॉक्टर। वो अभी उसको शोल्डर में भी थोड़ी इंजरी हुई थी, तो लगातार उसका एक मूवमेंट USG वगैरह उन्होंने कराया। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये भी स्पेशलाइजेशन एक है, और ये इतने काम की चीज है जो कि स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है। तो ये मेरा उनसे वो था कि मैंने जब उनसे मिला और ये स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में पता चला। होम्योपैथी, सब जने यहाँ पर बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं। चलिए कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं, इसको एंजॉयमेंट करते हैं। मेरे पास तैयार है वैसे तो इसको पढ़ाने के लिए, बट चलिए एक केस के बारे में पूछते हैं। मेरा जो क्लिनिक है वो इट्स वेरी नियर टू अ स्पोर्ट्स सेंटर, एक है वहां पर, जो कि कभी कभार मेरे पास में लोग बाग आते हैं वहां पर। जैसे एक 20 साल का बच्चा मेरे पास में आया, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा था, और वो गिर गया, और उसकी कंप्लेंट थी सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, उसको दर्द हो रहा था, एंड ही सेज दैट आई एम ओके, डॉक्टर साहब मैं खेल लूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन एनीबडी टेल मी कि मैंने उसको क्या जीप पर डलवाया होगा दवाई? जनरली इट्स वेरी एक्यूट, तो हम जीप पर 2-4 बूंदे डाल देते हैं दवाई की। तो उसकी बस 2 ही कंप्लेंट थी, एक तो उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, बट ही वॉज अगेन बार बार वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दर्द हो रहा है। तो कैन एनीबडी कैन गैस विच मेडिसिन आई हैव पुट इट ऑन द टंग? कौन सी सर? Yes, arnica. Arnica is the medicine, but the characteristic, arnica, rustox, ruta, hypericum, ledum, valispar, we can give any medicine. But what is the difference? क्या एक characteristic point था उसका? That was the, yes,
उसका बार बार ये कहना कि सर मेरे को दर्द हो रहा है बट मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यानी कि ही वांट कि मैं उसको कोई एक्सरे या कुछ ऐसी चीज ना लिख दूं, मैं ठीक हूं, बार बार वो ये कह रहा था. देन आई पुट अ आर्निका ऑन द टंग ऑफ इट एंड ही वाज रिलीव्ड. अब आगे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट उसके बाद में वो कुछ बेहतर हो गया था, फिर वो चला गया. सेम. चलिए एक और केस के बारे में देखते हैं. एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था एंड उसके फुट की जो फिंगर्स थी वो क्रश्ड हो गई. दैट वाज किसी के पैर के नीचे आके वो क्रश्ड हुई एंड ही वाज हैविंग अ पेन, सीवियर शूटिंग पेन था उसे, इंजरी टू द फिंगर टिप्स था और नर्व पेन था. तो कैन एनीबडी कैन गेस क्या दवाई दी जा सकती है इसमें? यस, हाइपेरिकम इज द मेडिसिन. आई नो ऑल तो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बट यस, हाइपेरिकम इज द मेडिसिन फॉर इट. चलिए थर्ड एक और देखते हैं. एक बॉल से खेलता हुआ बच्चा आया था और उसके माथे के ऊपर बॉल लगी थी बहुत ज्यादा, उसका कट लग गया था, यहां पर काफी ब्लड भी था उसके. तो देयर वाज अ डीप कट ऑन द फोरहेड आफ्टर हिट बाय द लेदर बॉल, ओपन वुंड, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड नीडिंग अ हीलिंग सपोर्ट. नो डाउट उसको पट्टी वगैरह तो करवानी पड़ेगी, बट क्या एक दवाई आप बता सकते हैं जो मुझे उसको देनी चाहिए या लगानी चाहिए थी? यस, कैलेंडुला इज द मेडिसिन फॉर इट. यस, कैलेंडुला. तो डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि हम जीप पर डालकर उसी वक्त लगाकर मरीज को इन स्पोर्ट्स इंजरीज से खाली बचा सकते हैं. बट नो डाउट अगर कुछ ज्यादा है, लाइक जैसे क्रश फिंगर में उसके काफी पेन था हाइपेरिकम वाले पेशेंट में, देन आई एडवाइज एक्सरे के अंदर उसको फ्रैक्चर भी आया, देन ऑल द अदर थिंग्स वर डन. बट दीज वर द क्विक मेडिसिन इन होम्योपैथी विच वी प्रिस्क्राइब टू गिव देम द रिलीफ. चलिए इसको और देखते हैं. नाउ स्पोर्ट्स इंजरी एंड होम्योपैथी. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. एज वी नो कि होम्योपैथी इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स. आजकल बहुत सारी बैकलैशेस भी होम्योपैथी को मिल रही हैं, काम नहीं करती है, स्यूडो साइंस है, ये है, बट इट इज स्टिल स्प्रेडिंग. दैट इज द पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथी. ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी काम नहीं करती है, अगर नहीं करती तो 300 साल. या वाई इट इज स्प्रेडिंग? एग्रो साइंस. एग्रो साइंस का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, आई नो वन डॉक्टर ऑफ बरेली, डॉक्टर विकास सक्सेना. ही इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन एग्रो साइंस. उन्होंने अमरूद की खेती करते हैं एंड ही हैज यूज्ड होम्योपैथी. लिटरली उनके आर्टिकल्स हैं उनके, एंड आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो. होम्योपैथी का यूज कर उन्होंने अमरूद की खेती को कई गुना बढ़ाया है और इतनी ज्यादा यूज हो रही है आजकल. एक नया ब्रांच एक हमने लॉन्च इसको देखा है जो कि एग्रो साइंस के नाम से होम्योपैथी में यूज हो रही है. वेटनरी साइंस, वी ऑल नो होम्योपैथी डील्स इन वेटनरी साइंस ऑल्सो. अब तो काफी बड़ी बड़ी कंपनियां दवाइयां बनाने लगी हैं. सेम विद द स्पोर्ट्स मेडिसिन. स्पोर्ट्स मेडिसिन इज ऑल्सो सच अ ब्रांच वेयर होम्योपैथिक रेमेडीज हैज प्रूव टू बी वेरी इफिशियंट. जैसे छोटी इंजरीज जो होती हैं, स्प्रेन, कंट्यूशंस, ब्रूसेस, ये सब बहुत छोटी इंजरीज हैं जिनके लिए कि हम होम्योपैथिक दवाइयां कई सालों से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ डॉक्टर्स की टेबल पर भी आर्निका, रूटा, रस्टॉक्स रखी रहती है, क्योंकि बिकॉज दे नो कि एनएसआईडीज जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वो जब दी जाती है इन छोटी छोटी इंजरीज के लिए बार बार, तो उससे पेट खराब होना, किडनी खराब होना, हार्ट की प्रॉब्लम, ये ज्यादा नहीं दी जा सकती. तो आप इनके लिए कौन सी दवाइयां यूज कर सकते हैं? सम सीएम्स जो कहलाती हैं, जो कि आपकी अल्टरनेटिव मेडिसिन की हैं, कॉमन अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं. एंड स्टिल द लॉट ऑफ कंट्रीज आर यूजिंग इट. जर्मनी, आई हैव टेकन दीज फ्रॉम दी आर्टिकल्स, जो एक रेपुटेड आर्टिकल्स, स्कॉलर आर्टिकल्स है, मैंने उनमें से ये डिटेल्स ली है. तो दे आर प्रूवन कि ऐसा हो रहा है. जर्मनी, यूके, इंडिया, इन सब में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इन स्पोर्ट्स मेडिसिन में यूज करी जा रही हैं आजकल. हमारी ऑर्गेनल जो है उसके अंदर, कैन एनीबडी टेल मी? चलिए इतना तो मैं बताता हूं. 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल में हनीमैन ने बहुत अच्छा इंजरीज को समझाया है. कैन एनीबडी कैन टेल मी अबाउट इन विच एफोरिज्म ही हैज एक्सप्लेन्ड इट? Anyone? Aphorisms 186 is basically meant for injuries only, जिसमें कि हनीमैन साहब ने हमारे बहुत अच्छी तरह से एक ट्रू लोकल डिजीज के लिए बताया है. ट्रू लोकल डिजीज इज सेड इज द इंजरीज. चलिए आगे देखते हैं. Aphorisms. Injuries are mainly explained in aphorism 186 of Organon, where Hahnemann described them as a true local disease.
caused by external factors. Key aphorism for injuries है 186 true local disease. True local disease means like injuries, trauma and foreign body. They can be considered true local diseases, meaning since the cause is external, local treatment is justified. इसमें वो कहते हैं कि लोकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. 187 जो एफोरिज्म है उन्होंने उन लोकल डिजीजेस के बारे में बताया है जो कि इंटरनल है, लाइक एक्जिमा, लाइक अल्सर्स. ही सेड इन 187 उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इंटरनल लोकल डिजीज आ रही है, जो इंटरनल कारणों से अगर वो बाहर मैनिफेस्ट कर रही है लोकल एरियाज में, तो आपको क्या करना है? तो आपको उसको दवाइयों से सप्रेस नहीं करना है. यू नीड अ इंटरनल मेडिसिन फॉर इट. तो 186 इज एफोरिज्म. ही हैज एक्सप्लेन व्हाट टू डू. इसके अलावा एफोरिज्म नंबर 7 कॉज के लिए जो कहते हैं कि वो कॉज को रिमूव करना जरूरी है. एफोरिज्म नंबर 3 अ ड्यूटी ऑफ फिजिशियन, इन विच ही सेज कि आपको पता होना चाहिए व्हाट शुड बी ट्रीटेड इन अ डिजीज. एफोरिज्म नंबर 3, 7, 187, 186 ही हैज एक्सप्लेन्ड अ ड्यूटी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इंजरीज कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं. ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स इन इट. Our masters also has explained about the injuries in their lectures. Like Kant के अगर आप देखें, I follow Kant, तो मैंने इनका एक व्यू इसमें दिया है कि अगर कोई इंजरी है तो उसको कैसे करना है. Treat the symptoms streaming from internal causes with the internal remedies and address the symptoms resulting from the external cause by applying the local treatment. He has advised for the local treatment. Utilize local remedies for local issues and internal remedies for the internal और dynamic causes. When the एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, कैंट हैज सेड अगर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आपको कुछ नहीं करना है, खाली आप दवाई बाहर से कैलेंडुला लगा दीजिए एंड लीव दैट पर्सन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रांग इट विल गेट इट रिपेयर बाय इट्स ओन. बट इफ द कंडीशन डज नॉट हील, अगर वो हील नहीं हो रही है, it indicates an underlying constitutional issue that needs to be identified and treated. At that point, local treatment should be stopped. P. Schmidt ने भी हमें Schmidt ने भी हमें अपनी बताई है कि after manipulation, if necessary, in case of sprains, homeopathy provides a wide range of valuable remedies that significantly shortens recovery time and alleviate the pain. तो ये भी हमारे मास्टर्स थे जिन्होंने कि इसके बारे में बताया. कुछ मेडिसिन के बारे में, बस बहुत ज्यादा नहीं, मैं आप सबको इनके बारे में पता है, मैंने पहले ही देख लिया है. बट जो कैरेक्टरिस्टिक जिसके लिए कि हमें इनको देना चाहिए वो है लाइक इन आर्निका. बेसिकली इट इज अ वेरी शॉर्ट एक्टिंग. 6 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट रहता है. अगर कोई इंजरी 6 दिन से ज्यादा पुरानी है देन आर्निका विल बी लेट इन वर्क. शॉर्ट एक्टिंग बट प्रॉम्प्ट इन एक्शन. Symptom present in all injuries resulting from severe contusion, laceration of the fibers, bruising, soreness, and patient says I am fine even after the injury. अगर आर्निका कहाँ नहीं यूज करी जानी चाहिए ये हम सबको पता है. If there is a break in the skin, अगर वहां पर कोई ऐसा कट, ऐसा वुंड जो कि ब्लड आ रहा है जहां से, वहां आर्निका यूज नहीं करी जानी चाहिए. Should not be used externally where there is a broken skin. ठीक है. Bellispar is the primary remedies for injuries to the deeper tissues after major surgical works. ये हीलिंग में प्रमोट करती है. दिस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर इट. स्प्रेन और ब्रूसेस के लिए है. और एक और जो बहुत कंडीशन जिसके लिए बेलिस्पर का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई अ डेंजरस कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग समथिंग वेरी कोल्ड व्हेन द बॉडी इज ओवरहीटेड, लाइक इन स्पोर्ट्स, बहुत ज्यादा आप वर्क कर रहे हैं और एकदम आपने कोई ठंडा पानी पी लिया, देन बेलिस्पर जो पेन होना शुरू हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, देन बेलिस्पर कैन बी प्रिस्क्राइब फॉर इट. कैलेंडुला, ओपन वुंड्स, कट, लेसरेशंस, प्रमोट हीलिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन, दोनों ही तरीके से यूज करी जा सकती है. हाइपेरिकम वी नो ऑफ नर्व इंजरीज, फिंगर, टोज, स्पाइन इंजरीज. शूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक इज शूटिंग नर्व पेन like crushed finger in the door. Ruta, ligaments and tendon, sprain, overuse injuries. Symphytum, a bone remedy, fractures, helps bone union.
लीडमवाल इज पंचर्ड वूंड, नेल इंजरीज, बट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कोल्ड फीलिंग, बेटर फॉर कोल्ड. रस्टॉक्स से डिफरेंस कर सकते हैं आप इसका. रस्टॉक्स इज बेसिकली बेटर बाय हॉट होता है, बट लीडम के अंदर कोल्ड से बेटर होता है और कोल्ड ही पेशेंट होता है इसका काफी ज्यादा. सो लीडम कोल्डनेस इज रिलीव बाय कोल्ड, indicated in cases of black eye, that is relieved by cold water application. Agaricus, जो एथलीट्स होते हैं उनकी काफ मसल के अंदर काफी पेन हो जाता है, and this is one of the very good medicine. I have seen the result of it. It indicated in when there is excruciating pain in calves, which runners get it, and it is great handicap to them. It especially happens after excessive training. Bryonia, helpful in bursitis cases where the entire joint capsule is involved and intensely painful, and even the slightest movement causes the pain. Rustrox, specific remedy for the often fatal consequences of overexertion, excessive muscle strain and bruises, straining a single part of muscle or tendon. Natrum sulf, yes. Arnica is for the acute action, but after the 6 days, natrum sulf is for the head injuries. This is Kant says, अगर आपकी हेड की इंजरी काफी पुरानी हो चुकी है और अगर वो शो कर रही है तो उसको नेट्रम सल्फ दी जानी चाहिए इंस्टेड ऑफ आर्निका. हेड सिम्टम फ्रॉम इंजरीज टू द हेड, मेंटल प्रॉब्लम फ्रॉम देम, chronic effect of injuries to the skull, not fractures, but rather straightforward concussions brought on by the significant shock and wounds devoid of organic affections. Arnica for neuralgias after injuries, but natrum sulf is for the mental troubles coming on from a jar or fall on an injury about the head. Strontium carbonicum, chronic sprains, particularly of the ankle joint when edema exists. External soreness is the note of the strontium carb. 10M, hearing इसकी 10M यूज करते थे स्प्रेन्स के लिए, एंकल स्प्रेन्स के लिए. ये एक अच्छी दवा है. होम्योपैथी को काफी स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते भी हैं और पहले के कुछ ये करे गए हैं. इनको मैंने स्कॉलर्स आर्टिकल्स हैं उनमें से लिया है. लाइक डेविड बेकहम के बारे में भी काफी आया है कि इन्होंने अपना जब इनका वर्ल्ड 2002 के अंदर वर्ल्ड कप में इनकी इंजरी हुई तो ही हैज यूज आर्निका फॉर इट. ही हैज गिवन इट इज इन इंटरव्यू. उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला. उसेन बोल्ट हैज यूज होम्योपैथी सिंस द एज ऑफ 16. एनाबेल क्रॉफ्ट बेसिकली शी इज अ टेनिस प्लेयर, बहुत पुरानी टेनिस प्लेयर है. 1984 के अंदर इन्होंने जूनियर विंबलडन भी जीता. ही यूज टू टेक जेल्सीमियम फॉर द कामिंग ऑफ द नर्व्स. लाइक जैसे हमारी उसमें एप्रीहेंशन के लिए जेल्सीमियम दी जाती है. शी वॉज टेकिंग जेल्सीमियम एंड शी हैज क्लेम कि इससे इसको आराम मिला. अगर किसी का स्पोर्ट्स में अंदर जब जाता है कोई खेलने के लिए और भीड़ देखकर उसका पेट खराब हो जाता है और उससे पहले उससे मोशन जाना पड़ता है. आई हैव सीन अ केस ऑफ इट. कैन यू एनीबडी कैन टेल मी द मेडिसिन फॉर इट? यस यस, शी इज अ स्टूडेंट. आई थिंक अर्जेंटम नाइट्रिकम इज द मेडिसिन फॉर इट. अगर किसी का पेट खराब हो जाता है तो जेल्सीमियम इज फॉर कामिंग द नर्व्स. अगर किसी को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, अगर किसी को उस टाइम पर एप्रीहेंशन होता है, बट अगर उसका पेट खराब हो जाता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम इज अ गुड मेडिसिन फॉर इट. क्यूपरम मेट, अगर किसी को क्रैम्प्स आ जाते हैं, अगर आपको खेलते वक्त जस्ट किसी भी इवेंट के बाद में या ड्यूरिंग क्रैम्प्स आते हैं, वी कैन एडवाइस क्यूपरम मेट 6 to 30 की पोटेंसी के अंदर. इसी तरह से सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, जॉन टी रोड्स, मदन लाल, इन सब ने होम्योपैथी के बारे में कहीं ना कहीं बोला है, इसको यूज करा है और इसको अच्छा बताया है. एक अभी 2023 में लखनऊ में एक हुआ था होम्योपैथिक रेवोल्यूशन के नाम से, वहां पर इन्होंने होम्योपैथी के अंदर पार्टिसिपेट भी करा था. As conventional medicines and painkiller poses serious side effects on the athlete's overall health, homeopathic remedies have proved to be effective not only in treating sports person in pain, but also in improving their overall performance and endurance capabilities. Hence, it is concluded that homeopathy can be effectively utilized to supplement or in the certain instances substitute current method of treating sports related conditions. So, definitely homeopathy is not an alternative to any surgery for it.
मगर दवाइयों से हम उसको काफी जल्दी कर सकते हैं हील, हम बेहतर पेन रिलीफ करा सकते हैं। और आजकल कुछ दवाइयों का इस्तेमाल परफॉर्मेंस इंक्रीज के लिए भी करा जाता है, और ये कुछ दवाइयां, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ इट, बट सर्टेन मेडिसिन आर नॉट अंडर द वाडा लिस्ट ऑफ, एंड डोपिंग के लिए ये नहीं मानी जाती कि ये कुछ करती हैं। आर्निका इज वन ऑफ द मेडिसिन विच इज अंडर स्क्रूटनी में है, क्योंकि उसमें एक केमिकल ऐसा होता है जो कि देखा गया है कि जो कि वाडा की लिस्ट में है परफॉर्मेंस उसके अंदर, उसमें एक ऐसा केमिकल पाया जाता है आर्निका के अंदर जो कि है, बट वो कितना आता है यूरिन के अंदर या उसके ब्लड के अंदर ये अभी तक कोई प्रूवन नहीं है, बट स्टिल दे हैव पुट इट इन अ लिस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी को मेरे को सुनने के लिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, थैंक यू सो मच, आपने इसको सुना, और थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आइए सर, कैसे हो? सर अभी ये क्वेश्चन है, अभी लगा कौन सी इंजरीज? कंकशन इंजरीज। जैसा मैंने कहा कि आप सारी दवाइयां यूज कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल एप्लीकेशंस आर्निका वगैरह का आप नहीं करेंगे। कैलेंडुला आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए रेस्टॉक्स यूज कर सकते हैं, बट खाली आर्निका यूज नहीं करेंगे उसको एक्सटर्नली, ठीक है? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, दोनों स्पीकर्स हमारे साथ में हैं। मैं आप लोगों को दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की कुछ एक्टिविटीज के बारे में बता रहा था। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जो कि अच्छे से एक्टिव हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी मेंबर नहीं हैं DHMA के? हाँ डॉक्टर कंवल, आपसे तो उम्मीद थी। हाँ गुड। देखिए, क्योंकि मैंने डॉक्टर भटनागर ने बताया कि मैं एक पोल चलाता हूँ, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ क्लिनिकल, और उनके आंसर हम लोग 24 घंटे के अंदर में देते हैं। लेकिन वहाँ पे 2 ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे मैंने ये कहा था कि मैं आपको इसके बारे में CME में बताऊंगा। तो उसमें सबसे एक्टिव रहने वाले तो धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं, और एक मिस्टर CR टोंग हैं, वो आज है नहीं यहाँ पे। ये लोग बहुत एक्टिव हैं। तो धर्मेंद्र जी, कौन सा क्वेश्चन था? मुझे एक बार मेंबर ग्रुप में देख करके बता दीजिए। वो क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपसे पूछा था कि एक कोई केस है जहां पर आपको लगता है कि वो आता है, हर बार आप उसको अच्छी सी एडवाइज करते हो, अच्छी सी डाइट प्लान बताते हो, अच्छी सी एक्सरसाइज के बारे में बताते हो, मेडिसिन लेने का तरीका बहुत अच्छा तरीका बताते हो, लेकिन वो हर बार आता है और एक नया एक्सक्यूज देता है कि सर मैं दवाई नहीं ले पाया, सर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, और सर मैं डाइट भी फॉलो नहीं कर पाया। तो ये बार बार ऐसा जब कोई करे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने पोल में पूछा था कि हमें उसको समझाना चाहिए, या हमें गुस्से से उसको भगा देना चाहिए, या हमें किसी रेमेडीज का यूज करना चाहिए। और उसमें कुछ रेमेडीज मैंने उसमें लिखी थी, जिसमें से एक रेमेडी थी, वो थी नेट्रम सल्फ। तो इस बार जब भी कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो बहुत इरेगुलर है और जो आपका कहना बार बार नहीं मान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको कन्विंस कर लेता है कि आप मुझे एक बार और दवाई दे दो, द मेडिसिन इज नेट्रम सल्फ। क्योंकि मैंने वहां पे क्वेश्चन में ये लिख दिया था कि आप बार बार ऐसा कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा है। तो उसमें मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आया था वो ये आया था कि हम उसको दोबारा से समझाएंगे। तो अगर वो समझता ही तो फिर इसका मतलब तो मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने क्वेश्चन को हमें डेप्थ में समझना होता है कि हम क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, मतलब किस रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। तो वहां पे रेमेडी है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ ही डॉक्टर कमल, आपका भी जवाब, जो कंकशन की आपने बात की, जब कंकशन होता है, कंकशन का मतलब है कि कोई इंजरी नहीं हुई है लेकिन कुछ हिल गया है, मतलब हमारे बैठे बैठे एकदम से गाड़ी में झटका लगा, अभी हमारे हेड इंजरी नहीं हुई है, अभी हमारी कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन हमारा ब्रेन कहीं शेक कर गया है, तो यहाँ पर नेट्रम सल्फ यूज करनी चाहिए। जनरली कंकशंस के अंदर कभी भी हायर पोटेंसीज की तरफ एकदम से नहीं जाना चाहिए। जो लोअर पोटेंसीज है, खासकर 6x, 12x, 200x, 3 या 6, इन पोटेंसीज पे काम करना चाहिए, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली हैं। अभी सर ने एक बात कही कि आर्निका वहां बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जहां पर स्किन के अंदर कोई ब्रेक हो। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि आर्निका एक्ट एज ए वेसो डायलेटर।
तो जहां पर भी ब्लीडिंग हो रही है अगर हमने उसको यूज किया तो वैसे उसको और ज्यादा ब्लीड करा देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को और थोड़ा परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। तो ब्लंट इंजरी जहां पर सब कुछ स्किन के अंदर अंदर है, ऐसी इंजरीज के लिए आने का बहुत अच्छे से काम करती है। जब डॉक्टर वार्ष्णेय सर यहाँ पर हैं और उन्होंने बताया कि उनके बच्चे को एडेनॉइड की प्रॉब्लम आई, तो सर ने एक बात भी कही कि पता नहीं कैसे काम करती है, लेकिन हाँ होम्योपैथी काम तो करती है। तो सर होम्योपैथी काम करती है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक यही ऐसी साइंस है जो आपके फिजिकल सिम्टम को आपके मेंटल स्टेट से कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर कोई एडेनॉइड का बच्चा आएगा, मतलब खासकर मेरे पास आएगा या हम में से किसी भी होम्योपैथ के पास आएगा, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि गुस्सा कैसा है। मतलब आपके बच्चे से भी पूछा होगा गुस्सा कैसे करता है, पानी कितना पीता है। तो अब एडेनॉइड्स के लिए पानी पीना शायद किसी मेडिसिन में कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, क्यों होगा, लेकिन होम्योपैथी हर एक उस सिम्टम को वॉच करती है जो बाकी लोगों से अलग है। मसलन कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनको आपको कॉज नहीं मिल रहा है, पैथोलॉजी बिल्कुल ठीक है, एमआरआई भी आपने देखा होगा कि एमआरआई में कुछ तो है लेकिन उतना नहीं है जितना वो पेन वो कर रहा है। तो हम उसकी उसी मेंटल स्टेट में जाते हैं कि आखिर वो कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, मतलब बीमारी जो डेवलप हो रही होती है वो किस जगह से डेवलप हो रही होती है। इसको जानना हर एक होम्योपैथ की अपनी एक पहचान बनाता है। और होम्योपैथी का जो बेसिक सिद्धांत है वो है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा एक सिम्टम जो आपकी पैथोलॉजी या बाकी साइंस से कहीं मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोई ऐसा सिम्टम जो उसको बिल्कुल इंडिविजुअलाइज कर रहा है, जो उसको बिल्कुल यूनिक बना रहा है। जैसे अगर बुखार में हम लोग बात करें तो बुखार में थर्स्ट ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको प्यास बिल्कुल नहीं लगती। तो होम्योपैथी इतनी वाइड साइंस है, इतना वेरिएशन है सर, कि अगर बुखार 2 बजे चढ़ रहा है तो अलग दवाई है, 3 बजे चढ़ रहा है तो अलग दवाई है, अगर उसको प्यास ज्यादा लग रही है तो उसकी अलग दवाई है, प्यास कम लग रही है तो अलग दवाई है, और अगर ऐसी प्यास लग रही है जिसमें उसको प्यास तो बहुत लग रही है लेकिन पानी इतना सा पी रहा है, उसकी एक अलग दवाई है। अगर उसको गुस्सा बहुत आ रहा है तो अलग दवाई है, अगर उसको गुस्सा कम आ रहा है उसमें भी वो शांत है, अगर बुखार के अंदर ही वो साफ सफाई बहुत पसंद कर रहा है, उसकी एक अलग दवाई है। तो होम्योपैथी का जो वेरिएशन है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैक्सिमम साइंस वाले जो लोग हैं, जो साइंस और होम्योपैथी में अभी भी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ही रह गया है, ये गैप बहुत जल्दी से पूरा होने वाला है। वो ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक इंडिविजुअलाइज सिम्टम के ऊपर होम्योपैथी काम करे। लेकिन जब डॉक्टर हैनीमैन सर, जो डॉक्टर हैनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी बनाई थी सर, इन्होंने ये वर्ड दिया था एलोपैथी, मतलब जो वर्ड का इजाद किया था वो भी इन्होंने किया था, और ये खुद एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। लेकिन क्योंकि सर्जरी से तंग आ गए थे और इन्होंने होम्योपैथी का जब इजाद किया, तो हालांकि इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि होम्योपैथी इतने वाइड स्केल पर काम करेगी। और एक्चुअल में मैं जब भी कभी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर हैनीमैन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स का। अगर उनके फॉलोअर्स जैसे डॉक्टर बॉनिंगहसन, डॉक्टर कैन, डॉक्टर फेरिंगटन, अगर उनके लिटरेचर्स को नहीं उठाते या उनको हम तक नहीं पहुंचाते तो आज शायद हम होम्योपैथी नहीं सीख पाते। बहुत सारी कंट्रीज में इस लिटरेचर को अलग अलग तरीके से यूज किया गया, जहां जहां ओरिजिनल लिटरेचर है वहीं पर होम्योपैथी आज भी जिंदा है। और होम्योपैथी में पूरी दुनिया के अंदर होम्योपैथी में आज सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जो सबसे लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डॉक्टर्स बनाने के लिए काम करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो या किसी भी एजुकेशन के स्तर पे काम हो, यूनिवर्सिटी के ऊपर काम हो, होम्योपैथी के अंदर सबसे ज्यादा काम जो है वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है। और अब इंडिया ने ऐसी कुछ शुरुआत करी है कि कुछ और कंट्रियों के साथ कोलैबोरेशन करके वहां भी होम्योपैथी कॉलेजेस को शुरू करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आज के जो स्पीकर्स थे उन लोगों ने अपनी अपनी जानकारी हम लोगों से साझा करी है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैटर्न सर से कि वो दोनों स्पीकर्स के बारे में 2 शब्द कहें। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय निकालकर डीएचएमए के आज इस मीटिंग में आए और हमारे दोनों महानुभावों को सुना। डॉक्टर वार्ष्णेय जो एक बहुत सीनियर सर्जन है और अब तक अपनी जो लाइफ की उन्होंने सर्जरी बताई है, बहुत ही
एप्रिसिएबल है। हमारे स्पीकर होम्योपैथी की तरफ से डॉक्टर यतेंद्र भटनागर ने जो अपने एक्सपीरियंसेस शो किए हैं, ये भी बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सटर्नल चोट लगती है वो तो लगती ही है, लेकिन मैक्सिमम इंटरनल चोटें होती हैं, और उसमें अभी तक जो हमारे तीनों इंक्लूडिंग अवर प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक शर्मा, उनको मैं एक स्पीकर के तौर पे देखता हूं, तीनों के एक मेल खाया है, एक मेंटेनिंग कॉज। उन्होंने गाड़ी में चलते हुए किया, उन्होंने किसी झाड़ू पोछा किया तो उसमें टेलीसैन हो गया। इस तरह की ये जो चीजें होती हैं ये हमारे मेंटेनिंग कॉज हैं, और अगर हम इनको रेस्ट दें या इनको हटा दें तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में रिपेयर हो जाती हैं, और रोजाना करोड़ों इंजरी हमारी बॉडी में होती हैं, उनकी सबकी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मेंटेनिंग कॉज एक बहुत बड़ा इसमें इश्यू है फ्रॉम दी तीनों स्पीकर्स की तरफ से, कि मेंटेनिंग कॉज को हमको देख लेना बहुत जरूरी है। अगर हम उसी को रोजाना करते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, और वो फिर धीरे 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 बढ़ करके एक बहुत ही बड़ी इंजरी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आप सबकी ओर से डॉक्टर वार्ष्णेय सर और भटनागर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेहनत करके आज हमें ये कुछ पढ़ाया, और डॉक्टर वार्ष्णेय और डॉक्टर यतेंद्र भटनागर के जो व्यूज हैं इंजरी में, स्पोर्ट्स इंजरी में, बहुत मेल खाते हैं, और बहुत ही अच्छा आज का स्पीकर रहा मेरी तरफ से। बाकी आप अपने व्यूज बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक हमारी और एक्टिविटी है, वो है क्विज कराना। हम लोग हर सीएमई में एक क्विज कराते हैं, और जो भी विनर्स होता है उनको सर्टिफिकेट देते हैं। हालांकि आज हमारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ऋचा पवार, वो पिछले 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, अभी भी बेचारे को कैनुला लगा हुआ है, तो आज ये छुट्टी लेके आई हैं स्पेशली कि हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करी कि आज मुझे छुट्टी दो। क्विज यही कराती हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि उनकी तबीयत खराब है तो मैं करा रहा हूँ। और जो भी सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा, बस वो ये रूल यही है ना भाई आकाश? जी सर। ठीक है। ओल्ड स्प्रेन एंड वीकनेस ऑफ लिगामेंट्स, ये सिंगल लाइन है जिनकी सिंगल मेडिसिन है। ओल्ड स्प्रेन विद वीकनेस ऑफ लिगामेंट्स। हाँ बिल्कुल नहीं, और वैसे भी होता तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि जो डॉक्टर ऋचा ने मुझे क्वेश्चन दिए हैं वो शुरू के तो बहुत ही आसान है, तो मैं रिवर्स चल रहा हूँ। कोई बात नहीं। इसका जो आंसर है, क्वेश्चन है ओल्ड स्प्रेन विद वीकनेस ऑफ लिगामेंट्स। वीकनेस ऑफ रूटा, स्किप करते हैं, नहीं तो ये तो ऑप्शन तो अभी सारी मैथमेटिक्स यहीं आ जाएगी, है ना। आंसर है कैलकुलर फ्लोर। नेक्स्ट है फ्रैक्चर हीलिंग सपोर्ट रेमेडी। सिम्फाइटम मोनोपोली। ठीक है सर, सर्टिफिकेट चाहिए? सिम्फाइटम रेमेडी, ताली तो बचती है। आई इंजरी फ्रॉम बॉल इम्पैक्ट। रूटा नहीं, रूटा। गुड, बहुत बढ़िया। आइए डॉक्टर कमल, आप अपना सर्टिफिकेट अभी ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजरी से थोड़ा अलग रखते हैं। गले में मटर के दाने जैसी सेंसेशन कि मेरे मटर का दाना फंसा हुआ है। हाँ फोटो सब मिलेंगे। कांग्रेचुलेशन। हाँ, सर्टिफिकेट पहले उनके हाथों में दो, जो देंगे
हाँ और जो लेंगे उनको बाद में। हाँ, ये सब मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली मैंने सारी आदत छोड़ दी थी, मुझे लगा कि अब ये छोड़ देता हूँ, पर वो सर डॉक्टर फोटो इचा, बाद में खींचिए, हैं? हाँ जी, बाद में खींचिए। फोटो की बात नहीं है, फोटो की बात नहीं है। नहीं आज मेरे पीछे वाले सारे गायब है ना, ये काम करने वाले। सॉरी सर इसके लिए। सेंसेशन ऑफ मटर का दाना, एबिस नाइग्रा, गले में मटर का दाने जैसा कुछ फंसा हुआ है। एबिस नाइग्रा, है जी? एबिस नाइग्रा, नहीं सर, सिंगल रेमेडी सर। अब देखिए ये छोटा सा सिम्टम है कि मटर के दाने जैसे पेशेंट आकर बोलता है कि मटर के जैसा दाना ही फंसा हुआ है, बस ये सिर्फ होम्योपैथी में, और कहीं कोई रेमेडी नहीं है। नहीं फिर वो लाइन लग जाएगी, तो रेमेडी इज सोराइनम। बिल्कुल सिंगल लाइन ऐसी कैसी लिखी हुई है जैसे मैंने बोला है कि गले में मटर के दाने जैसा फंसा हुआ है। ये यूनिक केस है, मतलब हम लोग भी जब कभी आते हैं कि गले में कुछ फंसा हुआ है तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कोई इग्निशा होगी, पूजा होगी, फाइटोलक्का होगी, लेकिन सोराइनम बहुत बढ़िया रेमेडी नहीं, है। जवाब सबको देने दो, लेकिन किसी को भी 2 बार जवाब देने का वो मत करो। हाँ लेकिन सर। आप रोक देते हो ना, कैसे तो लाइन लग जाएगी भाई। एक जो है एक आंसर दे सकता है। कौन कौन क्या बता हाँ हाँ, कौन कौन क्या बता रहा है वो। एक का एक ही जवाब होना चाहिए, दूसरा नहीं देगा। कुछ और आने तो जवाब। डॉक्टर ईचा, अगली बार क्विज तुम्हें ही कराना है, नहीं तो मैं सुनता ही रहूंगा ऐसे। और इसको फिर से ओपन करो। मुझे सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हाँ सर, मैं क्विज आज पहली बार ही करा रहा हूँ, मैं क्विज नहीं करा रहा था, और ऐसे पढ़ के तो पहली बार ही करा रहा हूँ। स्प्रेन विथ टीयरिंग पेन बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन। रेस्टॉक्स, हाँ तुम्हारी क्या देखते हैं मेरी है? आ जाओ, सबसे पहले हाथ उसी का खड़ा हुआ रहता है। बस अब लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लो सर, इसका आंसर रिपीट कर रहे हैं, सुन नहीं पाए सब लोग। रेस्टॉक्स। लास्ट है टेंडन इंजरी फ्रॉम ओवर यूज। जी सर, हाँ हाँ गुड, अब तुम आ जाओ। रूटा इज द मेडिसिन, टेंडन इंजरी फ्रॉम ओवर यूज। आप लोगों ने बेली स्पर्म में, ये मतलब कुछ से अलग है, बेली स्पर्म में एक रेलवे स्पाइन टर्म सुना है? सुना है ना? इसका कोई मतलब बताओ, कमल बताओ। हाँ बढ़िया, अभिषेक कमाल है। हाँ जी, क्या हो जाता है? स्टिफनेस। हाँ स्टिफनेस हो जाता है। और हाँ अभिषेक, आज अभिषेक के पास बहुत सारे काम हैं। हाँ जी अभिषेक बताओ। गुड। किसी डेड बॉडी को रखते किसी डेड बॉडी को जैसे लोहे के उस पर रखा हुआ है, इंजरी हो रही है उसको,
से रेलवे स्पाइन ठीक है, रेलवे स्पाइन से ही रिलेटेड है। ये वर्ड जो आया, ये आया बैठ जाओ, रेलवे के स्लीपर से। मतलब आपने पहले लकड़ियों की पट्टी देखी होंगी ना रेलवे लाइन के बीच में, तो होता क्या था कि एक ही जगह पे ऐसी रिपीटेड इंजरी जो बार बार हो रही है। मतलब सोचो कि रेलवे लाइन पे एक स्लीपर है और उसके ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। वो जब एक ट्रेन गुजर रही है तो उसके कितने सारे पहिए एक ही बार में इतनी सारी इंजरी दे करके जा रहे हैं। कहां पर यूज होती है? ऐसे कोई भी आपके पास आ जाए कि जो लेबर क्लास है, जैसे ईंट उठाने वाले हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार ईंट उठा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बोरा उठा रहे हैं, जा रहे हैं। रिक्शा वाले हैं जो अननेसेसरी उसी रिपीटेड पोस्चर में इंजरीज को पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस पर सबसे अच्छा काम कर रही है। जहां भी आपको ऐसा पता लग जाए कि ये इंजरीज जो है वो रिपीटेड है, वो जो रिपीटेड है वहां पर हमेशा बैलेंस पर काम करती है। तो बैलेंस पर की खास बात है कि एक ही जगह पे बार बार इंजरी हो। जैसे अगर आपके पास ऐसा भी कोई पेशेंट आ जाए ना, वो ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरा पता नहीं कि घुटना ही हर जगह लग जाता है, मैं कितना भी संभल के चलूं लेकिन घुटने में चोट लग जाती है। बैलेंस पर इज द रेमेडी। जहां बार बार इंजरी हो, बस उस स्पाइन को याद कर लो। वो जो लकड़ी का तख्ता है जो बेचारा एक ही बार में कई सौ बार कई सारे पहियों के साथ एक बार में इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे बैलेंस पर बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत प्यारी। मतलब आपको कुछ और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नाउ पोल भी हो गए हैं, क्विज भी हो गए हैं। फिर अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग मेंबर नहीं है वो अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। आज हमारे पास जो मेंबरशिप है का सर्टिफिकेट है, वो अगर है तो अपना सर्टिफिकेट ले लें। डॉक्टर इच्छा कहाँ है उनका सर्टिफिकेट? मानसवी सांगवान है जो स्टूडेंट हैं, अगर वो आई हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जो लोग भी हम लोग की मेंबरशिप लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सीएमई में उनका जो सर्टिफिकेट है वो दें फिजिकली, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आज वो हैं तो प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट ले लें। और इसके अलावा अब जो सबसे मेन काम आया है वो है हमारे अपने जो स्पीकर हैं जिन्होंने हमें इतना सारा टाइम दिया है, इनको एक छोटा सा एप्रिसिएशन का पूरी एसोसिएशन की तरफ से। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पैटर्न सर से कि वो हमारे वासनी सर को एक छोटा सा एप्रिसिएशन दें हमारी तरफ से। नाउ मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे पैटर्न सर से कि हमारे आज के जो सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर वाइन भटनागर सर, उनको एक छोटा सा एप्रिसिएशन दें। देखिए मैंने आपको बताया कि एसोसिएशन जो है वो हमेशा मेंबरशिप पर चलती है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों का धन्यवाद करता हूं जो अपने मेंबरशिप को बहुत ही टाइमली रिन्यू करते हैं, हमारी एसोसिएशन का ध्यान रखते हैं, बीच बीच में अपने अपने किसी ना किसी रूप में डोनेशंस देते रहते हैं। इस डोनेशन का एक सबसे बढ़िया तरीका ये भी होता है कि आप अपना कोई रिफ्रेशमेंट हमें दे सकते हैं। जैसे आज का जो रिफ्रेशमेंट है वो धर्मेंद्र त्रिपाठी जी की तरफ से है। धर्मेंद्र त्रिपाठी एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के इन्होंने पूरी की है, और मतलब जो होम्योपैथिक फार्मेसी होता है उन्होंने कोर्स पूरा किया, और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ बहुत समय से लगे हुए हैं। जब भी मैं कभी पोल डालता हूं तो उसमें सबसे पहले जवाब देने वाले भी ये होते हैं। तो हम एक छोटा सा एप्रिसिएशन धर्मेंद्र त्रिपाठी जी का भी करना चाहते हैं ताकि आपका एक सम्मान हो। सभी लोग जो भी, अगर ऐसे भी लोग हैं जो 2 लोग मिलकर के रिफ्रेशमेंट देना चाहते हैं तो 2 लोग मिलकर के भी दे सकते हैं। पिछली बार जैसे डॉक्टर सहरावत सर ने एक ही बार में मैंने कहा कि मैंने सर रिफ्रेशमेंट देना है, तो उन्होंने कहा कि जब बिल्कुल देंगे। धर्मेंद्र त्रिपाठी से मैंने एक बार बोला कि इस बार रिफ्रेशमेंट आपका है। तो हमारी एसोसिएशन
जनरली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप पे नहीं चलती है। हमारी अपनी मेंबरशिप जो हम लोग कलेक्ट करते हैं सिर्फ उसी पे या कुछ डोनेशंस हैं उन्हीं पर चलती है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपना कोई रिफ्रेशमेंट देना चाहते हैं, 2 या 3 लोग भी मिलकर के देना चाहते हैं तो वो प्लीज दे सकते हैं। इसका जो अमाउंट हमने रखा हुआ है वो 5000 है, जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो सब इंक्लूड कर देते हैं। पूरा रिफ्रेशमेंट भी उन्हीं के नाम पे होता है। तो धर्मेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज एक बार आ जाए। थैंक यू। नाउ अब बारी आती है एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मेरे एक वोट ऑफ थैंक्स की। तो मैं सबसे पहले तो वो जो थैंक यू है वो मैं अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम को करना चाहता हूँ, जो आज अपनी जैसे डॉक्टर ऋचा हैं, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ पे डॉक्टर SP वर्मा सर हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद भी इन्होंने सोचा कि हमें CME में चलना है। तो ये ऐसे लोग हैं जो लोग ने ये ठान रखा है कि लास्ट संडे का मतलब है कि DHMA CME। डॉक्टर उसामा यहाँ सबसे पहले आने वाले में थे। एक छोटी सी स्टूडेंट BRSO से वो सबसे पहले आज यहाँ पर आ गई थी 2:30 बजे करीब। आकाश हैं जो लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं जैसे डॉक्टर वाई सिंह सर हैं, हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डॉक्टर त्यागी सर हैं, और बाकी सब लोग सीनियर जो इतना सहयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स आपका स्पेशल थैंक यू, क्योंकि अगर आपके एग्जाम है उसके बावजूद भी यहाँ पे आकर के बैठे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होम्योपैथी एसोसिएशन के माध्यम से ही बढ़ती है। आप लोग कॉलेज में से सिर्फ एक डिग्री लेकर के पास हो सकते हो, लेकिन डिग्री लेने के बाद जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं उनसे जुड़े रहना है। अपने आप में गर्व का महसूस होता है, गर्व गौरवान्वित महसूस होता है हमें। तो एसोसिएशंस के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और खासकर स्टूडेंट्स अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत मैं धन्यवाद करूंगा सबका। और उसके बाद धन्यवाद करूंगा सबसे पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का, जो हमें हर महीने यहाँ पर आने का मौका देती है और हमारी बुकिंग को बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेती है। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत पुराना नाता है। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चांदनी चौक में ही क्यों जाना है, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि भैया चांदनी चौक से ही हमारा नाता शुरू हुआ है, यहीं से हम लोग जन्मे हैं, तो हम इसको कैसे छोड़ दें। तो उसके बाद धन्यवाद देता हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए धर्मेंद्र त्रिपाठी जी का। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे दोनों स्पीकर्स का, डॉक्टर वार्ष्णेय और डॉक्टर वाइन भटनागर सर का, जिन्होंने इतनी आसानी से आज हमें स्पोर्ट इंजरी के बारे में बता दिया। बहुत बड़ा धन्यवाद है हमारे पैटर्न सर का, जो हमें गाइडलाइन देते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि आगे क्या क्या करना है। मेरी टीम से बस गुजारिश है कि बहुत थोड़ा सा एक्टिव हो, ताकि हम लोग मेंबर ग्रुप में और अच्छे से एक्टिविटीज कर पाएं। हम लोगों ने पोल इसलिए रखे हैं क्योंकि पोल फॉरवर्ड नहीं होते। हम कोई ऐसी पोस्ट नहीं डाल रहे हैं पोल में जो प्रैक्टिकल ना हो। मेरे अपने जो भी केसेस हैं मैं उन्हीं को डिस्कशन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हम 24 घंटे में उसका जवाब दे दें। अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब इसका जवाब दे देते हैं। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार की तरह हर लास्ट संडे को हम 26 अप्रैल को फिर से यहीं पे मिलेंगे, और हम लोग डॉक्टर हैनीमैन सर का उस दिन बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। मेरी उस दिन कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कई सारे फिजिशियन अलग अलग स्ट्रीम से आकर के यहाँ पर एक साथ बात करें। मतलब हम कुछ पैनल डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स भी होंगे, होम्योपैथी भी होंगे, आयुर्वेद भी हो सकते हैं, यूनानी भी। ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ताकि सब लोग आकर के एक ही चीज पर डिस्कशन करें। तो हम लोग डॉक्टर साहब एक प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग पैनल डिस्कशन करेंगे कि जैसे गॉलब्लैडर स्टोन है तो अब वहाँ तो सर्जरी हो सकती है एलोपैथी के हिसाब से, लेकिन हो सकता है होम्योपैथ काम करे, हो सकता है आयुर्वेद काम करे, हो सकता है कोई और करे, या माइग्रेन हमने टॉपिक ले लिया, ताकि सब लोग एक साथ उस पर बता सकें एक ही स्टेज पे आकर के, और हम लोग सीख सकें कि बाकी स्ट्रीम में क्या हो रहा है। तो ऐसा हमारा कुछ प्लान है जो हम लोग 26 अप्रैल को करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सबका। आज का जो रिफ्रेशमेंट है वो बाहर अवेलेबल होगा। डॉक्टर उसामा, आकाश आपके साथ में रहेंगे जो रिफ्रेशमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। सब लोग बस अच्छे से रिफ्रेशमेंट लेकर के जाइएगा, और जो भी फॉलो करना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर को फॉलो कर सकता है। वहाँ पे हमारे रिव्यू भी डाल सकता है, या हमारी CMEs के बारे में फीडबैक भी दे सकता है, हमसे पढ़ भी सकता है।
अब जो लास्ट स्टेप बचा है वो है सिर्फ एक ग्रुप फोटोग्राफी का। तो सब लोग एक ग्रुप फोटोग्राफी करेंगे हम लोग, और सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप हर बार की तरह एडजस्ट हो जाओ। सीनियर्स कोशिश करेंगे कि सब लोग ऊपर आ जाएं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब नीचे की तरफ आएं। आ जाइए। इतने सब लोग एडजस्ट होते हैं। जरूरी अनाउंसमेंट हो रहा है कि हम लोगों ने जैसे भी बताया था कि जो हमारा संदेश है वो हर अप्रैल और नवंबर में इशू होता है। तो हमारे पास कुछ पुरानी कॉपीज हैं, डॉक्टर उसामा से आप वो कलेक्ट कर सकते हैं। 2 संदेश इस समय जो CMEs हैं उसमें 150 के दिए जाएंगे। डॉक्टर उसामा 150 है ना? हाँ, 150 के 2 संदेश आज की डेट में जो पुराने संदेश हैं वो मिलेंगे, और उसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री 1-2 बुक्स हैं वो भी मिल जाएंगी। तो जो भी संदेश को लेना चाहे वो डॉक्टर उसामा से कांटेक्ट कर लें। अभी कोई नहीं सर, नहीं आ रहा सर, छोटा है ना, फ्रेंड छोटा है, समझ नहीं कट गए। और ऊपर जाऊँ मैम, थोड़ा सा अंदर जाइए, इधर से भी है सर, थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। सही तो है, हाथ तो है सब कट बिठा रहे। सुशीलंकर थोड़ा सा भी नहीं है, टाइमर लगा। टाइमर क्या सर, ऐसे ही लेना भी चला जाती है ना सर। आप डॉक्टर उसामा हमारे साथ जब से हैं, जब से 3rd ईयर में फर्स्ट ईयर से। आकाश एक मिनट उधर से सेल्फी ले, उसमें तो आ जाओ, तो लगना चाहिए कौन है। हाँ, ये टाइमर लगा सकता है। तुम तो यार एक्टिव हो इन सब चीज़ों में यार। टाइमर लगा करके आ जाना, सब लोग एक साथ पूरा कर देना।